नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख ए मुसाफिर, कभी सुना है क्या अंधेरे ने सवेरे को होने न दिया। दोस्तों, ये जो रास्ता है, ये जो मेहनत है आपकी, जो आज रात जग कर आप मेहनत कर रहे हैं, कल आपको सफलता का सवेरा जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आपकी सफलता विफल जाए, यानी आपकी जो मेहनत है ये विफल जाए। हमेशा आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रात का अंधेरा सूर्य को ढक दे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए लगातार और लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करने में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत गुजरात का चौथा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है। दोस्तों, हमारा जो राज्य है गुजरात, गुजरात में चौथा राज्य, चौथा गांव, चौथा गांव जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, सौर ऊर्जा से चलने वाला चौथा गांव बना है, जिसका नाम है घोरेडो। घोरेडो जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, यानी यह अपनी जरूरतों का पूरा बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा द्वारा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जरूरतों का, अपनी जरूरत का बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा द्वारा, सौर ऊर्जा द्वारा। और ये किसके तहत किया गया है? तो जो पीएम सूर्य घर योजना जो चलाई थी हमारी सरकार ने, उसके द्वारा किया गया है। अब ये कब चलाई गई थी? तो 24 फरवरी 2024 को इसको चलाया गया। तो पीएम घर योजना कब चलाई गई? 29 फरवरी 2024 में ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो चौथा गांव बना है। इससे पहले 3 गांव कौन से हैं? तो गुजरात का पहला गांव कौन सा है? मोटेरा गांव पहला गांव, यानी मोटेरा गांव गुजरात का पहला गांव था जो सौर ऊर्जा से संचालित था। दूसरा सुखी, तीसरा मसाली, और चौथा गांव अब बना है घोरडो। ये चौथा गांव बना है। तो आप याद रखें, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चौथा गांव घोरडो बना है। अब ये किसके द्वारा है? पीएम सूर्य घर योजना के तहत इसे ये घोषित किया गया है। अब घोरडो की एक खास बात हो रही है, ये जो गांव है घोरडो, इसको यूएन, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जो ये बताता है कहाँ पर आपको घूमने जाना है, इसने कहा है घोरेडो को क्या घोषित किया था? तो घोरेडो को इसने विश्व सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था। क्या घोषित किया था? घोरेडो को विश्व सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया। ठीक है, तो इसको घोषित किया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन आया है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करें तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरा गांव है। घोरेडो का कहाँ पर है? तो ये गुजरात के कच्छ के रण में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है? रेत है, सफेद रेत। तो ये कच्छ का रण है। यहाँ पर इन्होंने सोलर प्लेट के द्वारा पूरा गाँव में क्या किया हुआ है? पूरे गाँव में बिजली का उत्पादन किया हुआ है। तो यहाँ जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है वो इन सौर ऊर्जा प्लेटों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चौथा गांव बना है। इसके बाद बात करें गुजरात की, तो गुजरात हमारा क्या है? एक सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य का क्या मतलब होता है? कि जिसकी सीमा किसी विदेशी सीमा से लगी हुई हो।
तो यहाँ से इसकी किसके साथ लगी हुई है, तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर एक क्षेत्र है पाकिस्तान और गुजरात की सीमा पर, जिसे हम सर क्रीक के नाम से जानते हैं। सर क्रीक, सर क्रीक कहाँ पर है, तो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर है, गुजरात की में पड़ता है। अब ये सर क्रीक का विवाद किस किसके बीच है, तो इसका विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक का विवाद है। आपसे कोई पूछे कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। कौन से राज्य की सीमा पे पड़ता है, तो गुजरात की जो सीमा है पाकिस्तान के बीच और उस पर पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी यहाँ की गांधीनगर हुई। ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल हुए वो राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। कौन है, तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इनका पूरा नाम है। तो भूपेंद्र जी यहाँ के क्या हुए, सीएम हुए। इसके बाद बात करें यहाँ के हाई कोर्ट की, तो यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद में यहाँ का हाई कोर्ट है। ठीक, अगर बात करें यहाँ के नृत्य की, तो कौन कौन से नृत्य पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मतलब कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो यहाँ पर पाया जाएगा आपका गरबा। गरबा यहाँ का फेमस है। उसके बाद डांडिया, रासलीला, पनिहारी, ये क्या है यहाँ के कुछ खास नृत्य है। ठीक है, गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला। ठीक है, भवई भी यहाँ का एक नृत्य है। अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ के नेशनल पार्क यानी यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो गिर गायों के लिए और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर हुआ, कृष्णमर्ग, कृष्णमर्ग हो गया, मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी यही में। ठीक है, कच्छ के रेगिस्तान में यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद कच्छ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कच्छ का राष्ट्रीय उद्यान गधों के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखेंगे गधों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो कच्छ। उसके बाद एक वसंदा और वेलावदार, ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपकी हो गई गुजरात के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में LDB 2.0 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, तो अभी हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, वो कौन है, तो वो है हमारे पीयूष गोयल जी क्या है, हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत की पहली नई दिल्ली में क्या की है, LDB यानी लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 लॉन्च किया है। तो इन्होंने क्या किया है, LDB 2.0 यानी लॉजिस्टिक डेटा बैंक कहाँ पर लॉन्च किया, तो दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। अब ये है क्या, तो ये है जो हमारा समुद्री व्यापार होता है, समुद्र में जो हमारे जहाज जाते हैं उनका रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी उनको ट्रैक करना, क्या उनकी स्थिति है। ठीक है, अभी कहाँ पर है, कहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, तो इसके तहत ये किया गया। अब किस उपलक्ष्य में किया गया, तो ये इसका उपलक्ष्य, क्योंकि अभी हमारे क्या हुए, जो मेक इन इंडिया यानी हम क्या चाहते हैं, भारत में उत्पादन बढ़े, हम भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करें। मेक इन इंडिया के हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं, 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, 10 साल पहले जब हमारे पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया, तो भारत में उत्पादन बिल्कुल नगण्य था, यानी हम एक्सपोर्ट के मामले में काफी पीछे थे। अब इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ाना था। सरकार ने इस उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया, कुछ अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशियां अन्य कई क्षेत्रों में दी। तो उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई, मेक इन इंडिया यानी भारत में
उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो योजना शुरू हुई उसको हम मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं। अब इसके 10 वर्ष पूरे होने वाले थे, तो 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी क्या जारी किया गया है, तो LDB 2.0 जो क्या है, एक लॉजिस्टिक डेटाबेस है। इससे क्या किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य होगा रियल टाइम ट्रैकिंग। क्या है, रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, ठीक है। जो हमारा आवागमन है सामान का, यानी लॉजिस्टिक की लागत कम होगी, ठीक है। लॉजिस्टिक जो है हमारा, लॉजिस्टिक की लागत कम होगी। तो इससे क्या होगा, जब हमारी लागत कम होगी तो वैश्विक बाजार में भारत की साख बढ़ेगी। क्या होगा इससे, तो वैश्विक बाजार में भारत की साख बढ़ेगी। अब जब ऐसा होगा तो भारत की मांग बढ़ेगी, और मांग के साथ हम क्या करेंगे, जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन को बढ़ाएंगे, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक बूस्ट मिलेगा, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। अब बात करें इसका विकास किसने किया है, तो ये जो LDB है इसको विकसित करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो इसको विकसित करने वाली संस्था है NLDSL। क्या है, NLDSL। NLDSL कौन सी संस्था है, तो ये है NIDC। क्या है, NICDC, NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड। तो इसके द्वारा इसका विकास किया गया है, हमारे रियल टाइम जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसका विकास किया गया। इसके प्रमुख फीचर क्या होंगे, तो इसके प्रमुख फीचर होंगे हाई स्पीड डाटा सेंटर बनाना, जिससे हम अपने ट्रैकिंग सिस्टम को बना सकें, मल्टी मॉडलिस्टिक लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो LDB 0 क्या है, विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो NICDC लॉजिस्टिक के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसके द्वारा विकसित किया गया है, और इसके नए फीचर क्या है, हाई सीज कंटेनर ट्रैकिंग। अब निर्यात कंटेनरों को भारतीय बंदरगाह छोड़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय जल में भी ट्रैक कर सकेंगे। यानी आज से पहले क्या होता था, जब हमारे यहाँ से पानी का जहाज हमारे बंदरगाह को छोड़ के जाता था तो हमें उसकी लोकेशन पता करना बड़ा मुश्किल काम होता था। अब ये आसानी से किया जा सकेगा। अब मल्टी मॉडल शिपमेंट विजिबिलिटी, सड़क रेल समुद्री तीनों माध्यम को जोड़कर ट्रैक किया जाएगा। यानी जैसे ही कंपनी से निकलेगा माल, तो जैसे मान लो रेलवे स्टेशन तक जाना है तो उसे ट्रक में जाना पड़ेगा, ट्रक के बाद रेल में, रेल से वो बंदरगाह पहुंचेगा, और बंदरगाह से फिर पानी के मार्ग से विदेश पहुंचेगा। तो जहां से वो निकलेगा रोड के माध्यम से और पानी के रास्ते तक पूरा उसका ट्रैकिंग सिस्टम अब हमारे सामने रहेगा। ULIP इंटीग्रेशन, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, एक डाटाबेस सहज आदान प्रदान किया जाएगा। यानी उसके डाटा को कहां पर है आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है, ऐसा एक एप्लीकेशन भी बनाया गया है। लाइव कंटेनर हीट मैप, यानी लाइव कंटेनर भारत भर में कंटेनरों के वितरण को दिखाने के लिए प्रणाली, जिसकी नीति निर्माताओं ने क्षेत्रीय असंतुलन और बाधाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। यानी कहाँ पर क्या दिक्कत है और क्या सुधार किया जा सकता है, इसके माध्यम से ये किया जाएगा। तो अभी भारत सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। तो पूरे भारत में इसको लागू किया जाने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, हाल ही में भारत ने किस संस्था के साथ 15 वर्षीय अनुबंध कर कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के विशेष अधिकार प्राप्त किए हैं। तो ये किसके साथ किए हैं, तो ये हमारे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ हमने ये किया है। तो अभी क्या हुआ, हमारे जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री
वो कौन है हमारे? तो वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। अब जितेंद्र सिंह हाल ही में घोषणा करते हैं, क्या करते हैं? इन्होंने घोषणा की, और इस घोषणा में इन्होंने बताया कि भारत ने हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया भारत ने हिंद महासागर में जो कार्लसबर्ग रिज है, कार्लसबर्ग रिज, ये रिज क्या होता है? तो रिज बोलते हैं जो पहाड़ी संरचना समुद्र के अंदर पाई जाती है। समुद्र के अंदर पाई जाने वाली पहाड़ी संरचना को हम रिज बोलते हैं। जैसे हिमालय को हम पर्वत बोलते हैं, तो जो अगर हिमालय समुद्र में होता तो इसको हम रिज बोलते। तो क्या हुआ? कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS के अन्वेषण बोले तो खोज, अन्वेषण के लिए अधिकार प्राप्त किए। अधिकार, ठीक है, अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो भारत ने किससे अधिकार प्राप्त किए? तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो ये समझौता जो हुआ है ये किसके बीच हुआ है? तो समझौता हुआ है जो भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्लस इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी के बीच, दोनों के बीच भी ये क्या हुआ है? अनुबंध किया है, जिसमें भारत हिंद महासागर कौन सा है? तो जो भारत के नीचे वाला समुद्र है, इसमें पूरे क्षेत्र में जो लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें भारत खोज कर सकेगा किसकी? तो पॉलीमेट्री सल्फाइड की। तो ये कितना क्षेत्र है? तो भारत लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में क्या करेगा? अन्वेषण यानी खोज करेगा। ठीक है, तो अब भारत 10,000 के इस बड़े क्षेत्र में, किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में क्या करेगा? खोज करेगा। अब इसकी क्या बात है? इसकी ये खास बात है कि इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास PMS यानी पॉलीमेट्रिक सल्फाइड के अन्वेषण अनुबंध है, वो भी 2। तो क्या है? भारत दुनिया का पहला 2 PMS अनुबंध प्राप्त करने वाला देश बना है। ठीक है, तो क्या बना है? भारत अनुबंध प्राप्त करने वाला देश बना है जिसके पास 2 अनुबंध है। यानी विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास पॉलीमेटिक सल्फाइड की खोज के लिए 2 अनुबंध हो, जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सी बेड यानी समुद्र में जो कार्य करती है उस अथॉरिटी के साथ भारत के 2 अनुबंध हो चुके हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की, किसकी? तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी की। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो किंगस्टन जमैका में है। किंगस्टन, जो जमैका देश के किंगस्टन में जो इसकी राजधानी भी है, वहां पर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो भारत अब क्या करेगा? कार्लसबर्ग यानी यहाँ पर समुद्र में खोज करेगा किसकी? जो भी यहाँ पर खनिज उपस्थित है उनकी। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। कब? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया गया।
अब ये मनाया किसके द्वारा जाता है, तो यूएन द्वारा मनाया जाता है, मनाया जाता है। यूएन यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है, तो ये है विश्व शांति दिवस। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत यूएन द्वारा 1981 में यानी 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 2025 में इसका विषय क्या है, तो 2025 में इसका विषय रखा गया है कि अभी कदम बढ़ाएं, अभी कदम बढ़ाएं। विषय भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में विषय भी पूछ लिया जाता है। अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, किसके लिए, एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। तो ये इसका क्या रखा गया है, ये इसका विषय रखा गया है। ठीक है, तो ये इसका विषय हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शांति दिवस। अब इसी दिन क्या मनाया जाता है, तो इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम विश्व अल्जाइमर दिवस। ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस। ये अल्जाइमर क्या है, तो ये एक मस्तिष्क विकार है। कौन सा, मस्तिष्क की बीमारी है, यानी मस्तिष्क विकार क्या है, अल्जाइमर। अब इसके जो रोगी हैं उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम वर्ल्ड अल्जाइमर डे कहते हैं। और ये कब मनाया जाता है, तो ये भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 21 सितंबर को ही मनाया जाने वाला दिवस है विश्व अल्जाइमर डे। इसको पहली बार कब मनाया गया, तो इसको पहली बार 1994 में यानी 1994 में मनाया गया। ठीक है, 1994 में पहली बार विश्व अल्जाइमर डे को मनाया गया। ये मस्तिष्क का विकार है। अब इसकी थीम क्या है, तो इसकी जो वर्तमान थीम है वो रखी गई है अल्जाइमर के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। ठीक है, अल्जाइमर के बारे में पूछें और डिमेंशिया के बारे में पूछें। डिमेंशिया क्या है, ये भी एक विकार है मस्तिष्क। डिमेंशिया के बारे में पूछें। ठीक है, तो ये इसकी वर्तमान में थीम रखी गई है। चलिए, इसके साथ ही एक 22 सितंबर को भी एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम विश्व गुलाब दिवस के नाम से जानते हैं। तो 22 सितंबर को कौन सा दिवस है, तो 22 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं हम, 22 सितंबर, विश्व गुलाब दिवस, गुलाब दिवस। ठीक है, विश्व गुलाब दिवस मनाते हैं। ठीक, ये वर्ल्ड रोज डे नहीं है वैसे वाला, जैसे कैसे वाला, लड़के लड़कियों वाला। ये क्या है, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, तो अपना मत समझ लेना, कैसा है, कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए। किसके लिए, तो जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए, कैंसर से पीड़ित लोग हैं या जो उससे उबर चुके हैं या उबर चुके हैं। और किसके लिए, जो कैंसर पीड़ितों की देखभाल करते हैं, पीड़ितों की देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं। इनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, इनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिसको कैंसर से पीड़ित हैं या इससे उबर चुके हैं या कैंसर के लोगों की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम वर्तमान में घोषित नहीं की गई है, यानी थीम इसकी घोषणा नहीं हुई है, यानी अभी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विश्व गुलाब दिवस, किसके लिए, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। अगर बात करूं कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस कैंसर दिवस है। और कैंसर क्या है, तो कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि,
नियंत्रित वृद्धि क्या है, कैंसर है। ठीक है, इसके साथ ही कैंसर का उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक, अभी हम WHO ने बताया था कि जो फेफड़ों का कैंसर है वो भी एक प्रमुख कारण है कैंसर द्वारा मृत्यु में, तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही क्या याद रखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ये कैसा कैंसर है, तो ये गर्दन के दर्द वाला सर्वाइकल नहीं, ये क्या है, महिलाओं में होता है। और कहां पर, महिलाओं के गर्भाशय में होने वाला कैंसर, गर्भाशय का कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर। अब इसके लिए कौन सी वैक्सीन तैयार की जाती है, तो इसके लिए कौन सा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ये इसके लिए द्वारा किया जाने वाला कैंसर है। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं, तो ये हुआ हमारा क्या, इंटरनेशनल पीस डे से शांति दिवस, और ये वर्ल्ड गुलाब डे जो किसके लिए मनाया जाता है, कैंसर पीड़ितों के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय के 60 वर्ष, तो हाल ही में भारत ने क्या किया, हाल ही में भारत ने 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के 2025 में 2025 में 60 गौरव 60 जो है वर्ष या गौरवपूर्ण वर्ष पूरे किए, और इसका जश्न हाल ही में मनाया गया। तो कब, 2025 में किया गया। 1965 में भारत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था पंजाब की ओर से, और किस लिए किया था, क्योंकि 1962 में भारत चीन से युद्ध हार चुका था। तो पाकिस्तान को लगा ये अच्छा मौका है, भारत से हम अपना बदला ले लेते हैं और उसकी कुछ जमीन कब्जा लेते हैं। उनका मेन मोटिव ये था कि हिंदुओं पर हम क्या करेंगे, इस्लाम की फतेह करेंगे। इस चक्कर में वो 1965 का युद्ध करते हैं, लेकिन भारत उनको मुंह तोड़ जवाब देता है और पाकिस्तान के अंदर तक घुस जाता है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और उसी समय नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। तो अभी इसके गौरवशाली 60 वर्ष पूरे किए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अभी गौरवपूर्ण दिवस इसके मनाए गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है। तो हाल ही में क्या हुआ, जो हमारा उत्तराखंड है, हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसने क्या किया है, इसने एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, और ये कहां पर है, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजन किया जाएगा, और यह आयोजन भारत में पहली बार है। यह आयोजन कब हुआ है, भारत में पहली बार हुआ है। भारत में पहली बार है कि ऐसा आयोजन किया जा रहा है। अब ये आयोजन किसका है, तो आपको मैं फोटो दिखाता हूं तब आप समझेंगे। तो ये किसका आयोजन है, तो ये फेंसिंग का आयोजन यानी तलवारबाजी का आयोजन है, जो पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार किसका, तलवारबाजी का आयोजन कहां पर किया गया, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया। अब इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका जो उद्घाटन है वो सीएम पुष्कर धामी ने किया। पुष्कर धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो भारत में पहली बार फेंसिंग का, क्या कह रहा है, फेंसिंग का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन करता कौन है, तो यानी भारत में जो इसका आयोजन करवाने वाली संस्था है वो कौन है, तो वो है भारत की फेंसिंग एसोसिएशन। कौन सी, तो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें भाग लेने वाले कौन कौन है, तो इसमें जो भाग लेंगे वो लगभग 250 एथलीट भाग लेंगे। ठीक है, जिसमें से 150 कहाँ से होंगे, तो 150 भारतीय एथलीट होंगे। भारतीय एथलीट की संख्या कितनी होने वाली है इसमें, तो भारतीय एथलीटों की संख्या इसमें 150 होने वाली है। कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन
उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहाँ पर है? तो हल्द्वानी जो नैनीताल से पहले पड़ता है, ठीक है। तो नैनीताल तक जब हम जाते हैं तो उससे पहले ही हल्द्वानी पड़ता है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो ये है हमारा उत्तराखंड। तो ये कैसा है? एक और सीमावर्ती राज्य है, ठीक है। कैसा राज्य है? सीमावर्ती राज्य है। इसकी सीमा किससे मिलती है? तो इसकी सीमा नेपाल से मिलती है। और नेपाल और भारत के बीच उत्तराखंड में ही काला पानी विवाद है। काला पानी क्षेत्र विवाद। क्षेत्र विवाद किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। यानी नेपाल यहाँ पर एक टेरिटरी को दिखाता है जो उत्तराखंड में है, उसको वो अपना मानता है, यानी लिपू लेक दर्रे को अपना मानता है, ठीक है। तो ये विवाद इसके बीच में है। अगर बात करें हम उत्तराखंड की राजधानी की, तो इसकी राजधानी, दो राजधानी है। देहरादून इसकी ग्रीष्मकाल की राजधानी है, यानी गर्मियों में राजधानी देहरादून है, और शीतकालीन में इसकी राजधानी गैरसैंण है। गैरसैंण यानी जब गर्मी होती है तो देहरादून आ जाते हैं, सॉरी सर्दी होती है तो देहरादून आ जाते हैं, शीतकालीन, ठीक है। और गर्मी होती है तो ये कहाँ? गैरसैंण चले जाते हैं। सीएम मैंने आपको इसके बता ही दिया कौन है। तो यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी है, जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ की बात करें राज्यपाल की, तो गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। गुरमीत सिंह को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। अब बात करें इसकी स्थापना की, स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। 9 नवंबर 2000 को। किससे? तो ये यूपी से कटकर अलग राज्य बना था, ठीक है। यूपी से कटकर अलग राज्य 2000 में बना। यहाँ की बात करें नृत्य की, तो रासलीला यहाँ का सबसे प्रमुख नृत्य है। मतलब यूपी का ही क्षेत्र है, तो यूपी में जो नृत्य है वही यहाँ पर किए जाते हैं। एक गढ़वाली यहाँ का नृत्य है, जो गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा, जैसे यूपी में कजरी किया जाता है, तो यहाँ पर भी कजरी किया जाता है। तो रासलीला, कजरी, सोरा, झोरा और कमायूं। झोरा और कमायूं यहाँ के मुख्य नृत्य हो गए। अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो राजाजी नेशनल पार्क, उसके बाद नंदा देवी, जिम कॉर्बेट का वर्तमान नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है यहाँ पे बहने वाली एक नदी के लिए, और जो किसकी सहायक नदी है? वो गंगा की सहायक नदी है। तो जिम कॉर्बेट का नाम अभी क्या है? आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और कौन कौन से? तो गंगोत्री और फूलों की घाटी, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हुए? फूलों की घाटी, गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, ठीक। अब बात करते हैं हम, किसकी बात करें बताओ? तो बात करते हैं हम यहाँ के बॉर्डर की, यानी किस किस से ये सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो यहाँ से इसकी सीमा तिब्बत से, यहाँ नेपाल से, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ये पश्चिमी सीमा है, ये हिमाचल प्रदेश से साझा होती है। यहाँ पर थोड़ी सी हरियाणा से, और एक लंबी सीमा इसकी यूपी से होती है। अब यूपी के भी हम जिले याद रखेंगे कौन से उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले सीमा साझा करने वाला सहारनपुर, और उससे नीचे आएंगे तो हम मुजफ्फरनगर, उसके नीचे आएंगे तो बिजनौर के बाद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये जिले जो किससे? उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जिले ऐसे हैं यूपी के जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। चलिए,
हाल ही में बीमा सुगम हाल ही में बीमा सुगम पोर्टल का लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में जो बीमा सुगम पोर्टल है उसका उद्घाटन बीमा सुगम इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया। ये किसके अधीन आती है? तो ये इरडा के अधीन आती है। ठीक है, इरडा के अधीन आती है। अब इरडा क्या है? तो ये जितने भी भारत में बीमा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं उनका नियंत्रित करने वाली कंपनी कौन सी है? इरडा है। इसका पूरा नाम है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसका नाम क्या है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ये क्या करेगी? ये इस सुगम बीमा की, ये जो हमारा बीमा सुगम है, बीमा सुगम की देख रेख करेगी और इसका जो संचालन करने वाली कंपनी है, संचालन वो करेगा हमारा बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, जिसे हम BSIF के नाम से जानते हैं। ये इसका क्या करेगा? संचालन करेगा। लेकिन इसकी देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? तो हमारी इरडा है। इरडा इसकी क्या सभी की देखभाल हमारे यहाँ पर जितने भी बीमा क्षेत्र में काम होते हैं सबकी कौन करती है? तो इरडा करती है। जैसे बैंकिंग क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए हमारी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1934 के एक्ट द्वारा 1935 में की गई थी और उसकी सिफारिश यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई, जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हमारी एक संस्था है इरडा। ठीक है, तो इसके द्वारा इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है बीमा सुगम की। तो बीमा सुगम की स्थापना की गई है। भारत अपने बीमा क्षेत्र को सुगम और पारदर्शी बनाने के दिशा में ये पहला कदम बढ़ाया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका भारतीय बीमा क्षेत्र को क्या बनाना? पारदर्शी बनाना। कैसा? कि सबको पता हो यहाँ पर क्या हो रहा है। बीमा क्षेत्र को सुगम यानी आसानी से पहुंच में हो और पारदर्शी बनाना ये क्या है? इसका उद्देश्य है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये इसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, बीमा सुगम क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। बीमा सुगम जो ये है क्या? तो बीमा सुगम एकीकृत प्लेटफॉर्म है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हमारे जो पॉलिसी के धारक हैं को डिजिटल इंटरफेस पर विभिन्न कंपनियों की पॉलिसी की तुलना करने और खरीदने, नवीकरण करने, प्रतिबंध पर दावा करने की सुविधा हो। यानी अपने बीमा को दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करने के लिए। जैसे आपने पॉलिसी बाजार देखा होगा, पॉलिसी बाजार पर क्या होता है? अलग अलग कंपनियों के बीमा आपको मिलते हैं। अगर आपको किसी बाइक का, गाड़ी का या कोई और बीमा कराना है तो आप पॉलिसी बाजार पर जाएंगे। तो पॉलिसी बाजार क्या करेगा? भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उस क्षेत्र में बीमा दे रही हैं, सबके रेट लिस्ट आपके सामने ला के रख देगा और बता देगा कि भाई ये कंपनी ये दे रही है, ये कंपनी ये दे रही है, इतने पैसे में इसका बीमा है। तो क्या करोगे आप? वहां से क्या करोगे? अपने बीमे को रिन्यू कराना हो, नया लेना हो तो वहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। कवर किए जाने वाले बीमा जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा, संपत्ति, कृषि और सामान्य बीमा, यानी सभी तरह के लगभग बीमा क्षेत्र जो इसमें आते हैं उनकी क्या करेंगे? बीमा आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। भागीदारी किसकी है? तो बीमा कंपनियों की, एजेंट की, ब्रोकर, बैंक और ये पॉलिसी धारक सब इसमें शामिल किए गए हैं। विशेषताएं क्या है? शुरुआत में सूचना और मार्गदर्शन मंच, बाद में पॉलिसी ट्रांजैक्शन, नवीकरण और क्लेम से जुड़ी सुविधाएं हैं। यानी इस पर जो आप बीमा कंपनी के दफ्तर में जाकर जो काम करते हैं, यानी उनके ऑफिस में जाकर काम कर सकते हैं, इसके माध्यम से सारा आप काम ऑनलाइन कर सकेंगे। ठीक है, आपको कोई शुरुआत करनी हो, कोई सूचना पानी हो या कोई मार्गदर्शन चाहिए, है ना, कि भाई गाइडेंस चाहिए आपको, वो भी मिलेगी। बाद में पॉलिसी का ट्रांजैक्शन करना हो, ठीक है, तो वो भी होगा। पॉलिसी को रिन्यू करना हो वो भी हो जाएगा। ठीक है, क्लेम करना हो तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? बीमा प्रसार बढ़ाना,
पारदर्शिता लाना, पॉलिसी सेवाओं में सरलता लाना, अधिक लोगों तक बीमा की पहुंच करना, क्योंकि सबके लिए बीमा, इसका लक्ष्य हमने कब तक रखा है, 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि सबके लिए बीमा, और विकसित भारत 2037 हमारा लक्ष्य भारत को विकसित करने का 2047 तक का है। तो तब तक हमारे यहाँ पर हर लोगों के पास बीमा हो। बीमा क्या है, तो बीमा लोगों को डरा कर लिया जाने वाला धन है। जैसे आपको डराया जाएगा कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे, तो आदमी घबरा जाता है, हाँ यार बीमा करा लेता हूँ, ठीक है। तो कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन बीमा एक तरह से सही भी है और एक तरफ से क्या है, एक डरा कर ली जाने वाला पैसा भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यात्री सेवा दिवस 2025 की शुरुआत किस हवाई अड्डे से की गई। तो हाल ही में यात्री सेवा दिवस की शुरुआत हिंडन हवाई अड्डे द्वारा की गई। हिंडन जो कहां पर है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित हवाई अड्डा है। तो यहां से अभी क्या किया गया है, यहां से अभी एक यात्री सेवा दिवस अभी मनाया गया, और उसके जो उपलक्ष्य में नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा, शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, और इसके मंत्री कौन है, तो राम मोहन नायडू हमारे इसके वर्तमान मंत्री हैं। तो जितने भी मंत्री मैं आपको लिखाता हूं, आपको ये याद होने चाहिए। सीधा सीधा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो आपका बात होना, कमेंट होना चाहिए क्या, कि राम मोहन नायडू जी हमारे मंत्री हैं, जो कैसे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू। इन्होंने द्वारा गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शुरुआत की गई है। चलिए ठीक है, तो ये शुरुआत की गई। चलिए कब है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सीमा बहुशा का दूसरा कार्यकाल किस पद पर हुआ है। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी सीमा बहुशा जी हैं, उनको यूएन वुमेन के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, यूएन की कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, और अब ये अपना कार्यकाल 2026 से 2029 के बीच करेंगी। ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ठीक है, दूसरा कार्यकाल है। और ये जो हमारी सीमा बहुशा जी हैं, ये कहाँ से हैं, सीमा बहुशा जी जो है वो हमारी जॉर्डन देश से हैं, जॉर्डन देश से की रहने वाली है। जॉर्डन कहाँ पर है, तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, भूमध्य सागर के पूर्वी कोने पर कौन सा देश है, तो ऐसे करके एक देश है जिसका नाम है इजराइल। तो इजराइल से इधर सीमा बनाने वाला जॉर्डन, और इधर हमारा हो गया सऊदी अरब। ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्डन देश स्थित है, उसकी रहने वाली ये महिलाएं हैं, जिनको अभी ये कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद।